नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ओपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने बोर्ड क्लास के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट शुरू कर रखी है। जो बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड का जो पैटर्न है 2023 परीक्षा का, तो उसमें भूगोल के लिए जो भूगोल के प्रतिभागी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनहरा अवसर हम दे रहे हैं। जरूर जुड़े हमारे मिशन ज्योग्राफी से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि आपका जो एक शेयर है किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जरूर हर एक बच्चे तक पहुँचाने का प्रयास करें। शुरू करते हैं। आज की जो अपनी सीरीज है साथियों, वो है पर्यावरणीय समस्याएं व समाधान। इस लेसन से ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से अपने जो प्रश्न आएंगे वो 2 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ, ठीक है, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा और एक प्रश्न जो आएगा वो अति लघुत्तरात्मक आएगा। कुल 2 अंक के 2 क्वेश्चंस आएंगे, छोटे प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पे रहेगा, एक लाइन का उत्तर रहेगा। तो यहाँ अपन छोटे प्रश्न सारे जो है उनकी पीडीएफ ऑलरेडी अपन ने बना रखी है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ बनते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में अपन बार बार से चर्चा करते हैं। हालांकि ये जो सीरीज मैंने बना रखी है वो सारी ऑब्जेक्टिव टाइप की है, लेकिन उसमें ऑप्शन चारों मैंने दे दिए है, तो छोटा प्रश्न इजीली हो जाता है, कोई ज़्यादा वो है नहीं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। अपने टॉपिक का जो है वो है पर्यावरणीय समस्या और समाधान, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस एक प्रभाव है। ग्रीन हाउस एक प्रभाव है, हरित गृह जिसको कहा जाता है वो प्रभाव है। क्या ये प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, जैविक है, या इनमें से कोई? तो ग्रीन हाउस की जब बात आती है तो ये प्रभाव जो है वो प्राकृतिक प्रभाव है। ग्रीन हाउस से जो मध्य अक्षांश वाले देश है जहाँ पे अति शीत रहा करती है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय फल सब्जियाँ उगाने के लिए इस क्षेत्र, जैसे कि अपने डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, अपना जर्मनी है, फ्रांस है, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बना करके और उष्णकटिबंधीय फल सब्जियाँ भी प्राप्त करते हैं। तो इस प्राकृतिक ग्रीन हाउस से उन्होंने कृत्रिम ग्रीन हाउस भी तैयार कर लिया है, ठीक है। एक कांच का घर बनाते हैं और उसके अंदर फल सब्जियाँ उगा लेते हैं। उस जो कांच होता है वो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है, तो अंदर का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी चर्चा अपन विस्तार से कभी करेंगे कि ग्रीन हाउस है क्या। अगला प्रश्न दूसरा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी? सर्वाधिक उत्तरदायी बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है, ऑल ओवर कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक उत्तरदायी गैस यदि ग्रीन हाउस के लिए आती है तो वह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सबसे अधिक उत्तरदायी है। इसके अलावा वैसे CFCS क्लोरोफ्लोर कार्बन है, वो भी ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो लेकिन सबसे अधिक उत्तरदायी जो गैस आती है उसका नाम है CO2, ठीक है। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है? अब सर्वाधिक तो अपने CO2 की बात कर ली, अन्य गैसेज कौन सी है जो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन से बनती है ये मिलने से, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और ये सभी। तो इसमें जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सभी गैसें उत्तरदायी है, ठीक है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी इसके लिए उत्तरदायी है। मीथेन वो भी इसके लिए उत्तरदायी है। मीथेन भी इसके लिए उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी इसके लिए उत्तरदायी है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो ये गैसें ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न होती है कहाँ से? CFCS जो गैस है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर से, पेड़ों से, दलदल से, ये सभी से। तो यह ऑप्शन इसमें रेफ्रिजरेटर जो एयर कंडीशनर है वहाँ से CFCS गैस उत्पन्न होती है। दलदल जो है यहाँ से CH4 मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। तो दलदल से जो निकलती है मीथेन और यहाँ से CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर से, ठीक है। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न अपना है कि हरितगृह प्रभाव के लिए के दुष्प्रभाव क्या क्या है? हरितगृह प्रभाव के दुष्प्रभाव है कि तापमान में वृद्धि क्या है, वर्षा में वृद्धि क्या है, समुद्र की सतह में वृद्धि क्या है, या ये सभी? तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सभी जो प्रभाव है वो हरितगृह के लिए। तापमान बढ़ेगा, ग्रीन हाउस बनेगा तो तापमान बढ़ेगा, और वर्षा में वृद्धि उसी से होगी क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, और समुद्री सतह में वर्षा ज़्यादा होगी तो समुद्री सतह में जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, बाढ़ आएगी। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों अपना है, अगला है कि
सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कहाँ से? तो जीवाश्म ईंधन से, दलदल से, गाड़ियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सर्वाधिक की बात आती है तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है लकड़ी जलाने से है या पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, इनके जलने से सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। हालांकि गाड़ियों वाला ऑप्शन भी है क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन ही दहन होता है, इसीलिए ज़्यादा प्रभावित नहीं रखता। तो बात जीवाश्म ईंधन की आ गई तो यह है ऑप्शन पहला सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला देश है तो आपने यदि देखा है, सुना है, पढ़ा है, जितने भी विकसित देश है वो वहाँ पे सबसे अधिक औद्योगिक विकास हुआ है, और सबसे अधिक औद्योगिक विकास होने के कारण उन देशों में की प्रदूषण की मात्रा भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कुछ देशों ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक फॉर्मूला अपना रखा है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करते हैं, यानी प्रदूषण से कैसे बचे जा सकते हैं वो उपाय अपना रखे। यथा अमेरिका और जापान ये देश ऐसे है जहाँ प्रदूषण ज़्यादा करते हुए भी ये लोग वो फॉर्मूले अपना रखे हैं जिससे प्रदूषण से बचा जा सके। ठीक, आपने चीन का नाम सुना होगा। कुछ समय पहले भी चर्चा में आया था कि चीन के अंदर लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है ना। काफ़ी इसके शहर ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन विहीन हो रहे हैं, और इतनी दिक्कत आ रही है कि लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ अपने पीठ पर रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रदूषित शहर की यदि बात करते हैं, देश की बात करें तो चीन है सबसे अधिक प्रदूषित यहाँ पे। ठीक, हालांकि विकसित देशों में प्रदूषण है, लेकिन इन्होंने उस बेस को अपना रखा है जहाँ प्रदूषण से बच सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है कि ओजोन वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता की ऊंचाई कहाँ तक पाई जाती है, यानी कहाँ तक पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन की सांद्रता है, यदि आप वायुमंडल की परतें और उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे तो अपन देखेंगे सौरमंडल, समतापमंडल जो है, उसके बाद ये मध्य मंडल है, बहिर्मंडल है, इनकी चर्चा, आयनमंडल, बहिर्मंडल, इनकी चर्चा अपन करेंगे विस्तार से। तो बेसिकली आपको बताएंगे, लेकिन जो 0 से लेकर के 8 और 0 से लेकर के 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो अपना सौरमंडल है उसके ऊपरी भाग में मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो क्या पाई जाती है, इसके ऊपर समतापमंडल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे समतापमंडल है, तो इस समतापमंडल और ओजोन मंडल के बीच में यहाँ एक लेयर पाई जाती है समतापमंडल के अंदर 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और वहाँ पे O3 गैस पाई जाती है। पहले जब सिलेबस था RBSc का उसमें ओजोन परत अलग से बताते थे, लेकिन ओजोन परत अलग से नहीं होकर के समतापमंडल का एक भाग है। ठीक है, तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की सबसे अधिक सांद्रता पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ओजोन किस प्रकार हमारी रक्षा करती है? तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, त्वचा और आँख की बीमारियों से बचाती है। ठीक है, और तापमान को नियंत्रित करती है। इसमें सभी ऑप्शन सही है। यह छोटा प्रश्न यदि लघुतरात्मक पूछे, अति लघुतरात्मक पूछे कि कोई 2 कारण दीजिए, तो ये बिल्कुल तीनों कारण यहाँ पे सही है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों से होने वाले प्रभाव क्या है, त्वचा और आँख संबंधी बीमारियाँ हो जाती है, त्वचा का कैंसर होता है। तो पराबैंगनी किरणें क्या करती है, हमें इन सूर्य अपना जो ओजोन जो है हमारी पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की इन बीमारियों से रक्षा करती है। ठीक है, और तापमान को भी कंट्रोल करती है। रेडिएशन यदि सीधी आएगी, अल्फा गामा बीटा यदि सीधी आएगी तो धरातल के आसपास का तापमान बहुत अधिक बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये बिंदु यहाँ पे अपन देखते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, लेकिन इस हमारी रक्षा किस रूप में करती है, तो यहाँ सभी ऑप्शन सही है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों अपना है कि ओजोन गैस के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी गैस है। ओजोन गैस की निम्नीकरण क्यों हो रहा है, उसमें उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन सी है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे 3 गैस मैंने दे रखी है। ठीक है ना, तो ये सभी के सभी गैसें जो है ओजोन परत के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और ये सभी, हालांकि ये सभी उत्तरदायी है। और यहाँ पर योगदान सर्वाधिक देखें तो क्लोरीन गैस क्या करती है, वो ओजोन को 3 अणुओं में तोड़ती है। ठीक है, ओजोन जो है उसको 3 अणुओं में O+O+O, यानी इसका जो ये जो परमाणविक संरचना है, इस अणु की जो संरचना है, इस अणु को 3 परमाणुओं में तोड़ देती है और 3 ये ऑक्सीजन के परमाणु तैयार कर देती है। तो ओजोन जो है इसकी सांद्रता खत्म हो जाती है। ओजोन होल आपने सुना होगा, और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ठंडा प्रदेश, वहाँ पे सबसे बड़ा होल देखा गया। उसका कारण यही है, एक रासायनिक अभिक्रिया, क्लोरीन फ्लोरीन गैसेज है, इनके साथ में ओजोन की रासायनिक अभिक्रिया और उसका एक अणु का 3 परमाणुओं में टूटना। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। अगला बिंदु, ओजोन गैस के निम्नीकरण होने से दुष्प्रभाव क्या हो जाएंगे? तो ओजोन गैस की यदि कमी हो जाएगी, ओजोन सूर्य से आने वाली
पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो बीमारी बढ़ जाएगी, त्वचा रोग हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, ये सभी बीमारियां हो जाएगी। ठीक है, तो सभी ऑप्शन सही है इसमें। ये अपने अभी चर्चा कर ही ली है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा विद्यालय टाइम हो रहा है तो नाइट में टाइम थोड़ा कम मिला, और अभी आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा स्पीडली चल रहे हैं, लेकिन बेसिकली सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व कर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात है नहीं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 5 जून, 22 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो 16 सितंबर ओजोन दिवस की बात आती है तो 16 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस की बात आती है तो 5 जून। विश्व पृथ्वी दिवस की बात आती है तो 22 अप्रैल। ठीक है ना, तो ये अलग अलग है, ये तो पृथ्वी दिवस हो गया, ये पर्यावरण दिवस हो गया, ओजोन दिवस है 16 सितंबर। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछ लिया गया, महत्वपूर्ण है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो 5 जून 1972, 5 जून 1973, 5 जून 1974 या इनमें से